हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके जिस बाई प्रबल सर में। इससे पहले हम लोगों ने डाइवर्सिटी वाली टॉपिक में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज बारी है एनिमल किंगडम की। तो आज आप लोगों को बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना है, समझना है और हर एक चीज को अपने कॉपी में नोट करना है। ये जो मैं टॉपिक आज पढ़ाऊंगा ये मैं क्लास 9th के एनसीईआरटी को पकड़ के पढ़ाऊंगा। इन द सेंस अभी क्लास 11th वाले एनिमल किंगडम के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ठीक बात है ना, ताकि जो आपके जनरल कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है वो 9th में काम चल जाएगा। तो पेशेंस रखना है, मैं एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बढ़िया से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और बढ़िया से आप लोग आनंद उठाइए इस सेशन का। सब यहाँ पे छापा हुआ है, बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। और अगर कोई ज्यादा दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको समझाने की कोशिश करें जितना हो सकेगा। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है, जितना प्रीवियस आप लोगों ने देखा, जितना भी हम लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्या आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? एक बार सभी साथी बता देंगे। और स्माइली फेस के साथ आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? स्मार्ट तो आप लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर मैं बात करूं एनिमेलिया किंगडम का, तो एनिमेलिया का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या क्या होता है? पहला, आपने पढ़ा था ये यूकैरियोटिक होते हैं। एक सेकंड, चलो स्टार्ट करो, तेजी से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट, ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कहने का मतलब होता है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है और साथ ही साथ इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट, एनिमेलिया किंगडम का जो सेल टाइप है वो कैसा है? यूकैरियोटिक है। ठीक बात है भाई। दूसरा, इसके अंदर में जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कहीं ना कहीं उनके बॉडी के अंदर में एक से ज्यादा सेल दिखाई देगा। जैसे आप खुद ले लो, मैं खुद अपना ले लेता हूं, तो हम लोगों के अंदर क्या एक सेल है? क्या नहीं, हम लोगों के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर हम लोग ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। फिर ये इसने बोला कि ये हेट्रोट्रॉफिक आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो जब खाना पीना की बारी आएगी तो ये प्लांट पे डिपेंड करेगा कि भाई तू बना के देगा तभी मैं खाऊंगा, वरना मैं खाने वाला नहीं हूं। तो ये किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा? हेट्रोट्रॉफिक, यानी दूसरे पे डिपेंड रहेगा अपने फूड को इनटेक करने के लिए। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सेल का, तो इसके सेल के अंदर मैं देखता हूं तो इसके सेल के अंदर में मेरे को सेल वॉल दिखाई नहीं देता है। तो अगर कोई बोलेगा कि प्लांट और एनिमल का बताओ डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपल सा बोल देना कि प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है बट एनिमल में सेल वॉल पाया नहीं जाता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड पाया जाएगा बट एनिमल में प्लास्टिड पाया नहीं जाएगा। प्लांट में सेंट्रियोल पाया नहीं जाता है जबकि एनिमल में सेंट्रियोल पाया जाता है। इसका काम है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करना। मामला समझ में आ रहा है? तो सेशन को लाइक और सेशन को शेयर कर देंगे। तो कहने का मतलब एनिमल के पास सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होगा। फिर बात है कि ये जो जनरली जो एनिमल्स होते हैं मोबाइल होते हैं। मोबाइल कहने का मतलब स्टेशनरी नहीं रहेगी, इधर उधर दौड़ते रहेंगे। जैसे खुद अपना ले लो, कहीं ना कहीं टहलते रहते हो ना, तो एनिमल्स जनरली कह सकते हो मोबाइल यानी मूवेबल होते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। ठीक बात है भाई। अब जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, तो आप लोग खुद से पढ़ोगे तो आप लोगों को बोरिंग फील होगा, क्योंकि समझ भी नहीं आएगा। ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजी का आपका इस्तेमाल करेगा, रेडियल, बाइलेटरल, सिलोमेट, ये वो 9-17। तो उस चीज को मैं सबसे पहले समझा रहा हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। देखो, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में आता है जर्म लेयर। क्या आता है? जर्म लेयर। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो उसके पास जो एम्ब्रॉयनिक लेयर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है जर्म लेयर। यानी वो कितने जर्म लेयर से मिलकर बना है वो डिसाइड करेगा कि उसका बॉडी लेयर कैसा है। अगर उसके बॉडी के अंदर, अगर उसका बॉडी 2 जर्म लेयर से यानी 2 एम्ब्रॉयनिक जर्म लेयर से बना है तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई है ना, तो डाई का मतलब 2। अब कौन कौन सा 2 होगा? तो बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म। क्या यहाँ पे मेसोडर्म होगा? नहीं, मेसोडर्म की जगह पे एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर का शीट होगा जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया। तो मेसोडर्म नहीं, मेसोग्लिया पाया जाएगा। तो डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके बॉडी के अंदर एम्ब्रॉयनिक जर्मिनल लेयर का बात किया जाए तो 2 होंगे, एक बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म। ठीक बात है। अब साइंस थोड़ा इन्वॉल्व हुआ तो बाद में देखा गया कि डिप्लोब्लास्टिक से क्या बनेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे डाई था, यहाँ पे ट्राई है। ट्राई का मतलब 3 जर्मिनल लेयर होगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास 3 जर्मिनल लेयर हो, यानी बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और मेसोडर्म भी टपक गया, तो समझ जाना कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर। मामला खत्म। तो हम लोग क्या है? हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि हमारे पास एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है। यानी कुछ हमारे ऑर्गन एक्टोडर्म से डेराइव होते हैं, कुछ
एंडोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से। तो मामला समझ में आ रहा है। तो डिप्लोब्लास्ट मतलब माइंड में चलना चाहिए कि दो जर्म लेयर है, एक है आपका एक्टोडर्म और दूसरा आपका एंडोडर्म, और बीच में मेसोग्लिया का सीथ है जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो नॉन लिविंग है। बट बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टी का, तो इसके पास एक्टोडर्म भी होगा, इसके पास एंडोडर्म भी होगा, और दोनों के बीच में टपक कौन जाएगा? मेसोडर्म। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है सिमेट्री के। तो सिमेट्री का निकालो, काट कुट मचा दो। तो किसी भी बॉडी को अगर आप काटते हो, अगर वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाता है तो मैं बोलता हूं कि सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर नहीं करता है तो मैं बोलूंगा एसिमेट्रिक। ए मतलब एब्सेंट, क्या एब्सेंट? सिमेट्रिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी प्लेन से काटो आप, किसी भी सेंट्रल एक्सिस से काटो, कटने वाले नहीं है, वो इक्वल लेफ्ट और इक्वल राइट में नहीं डिवाइड होंगे, तो उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल। क्या बोला जाएगा? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब जिसमें सिमेट्री क्या हो? एब्सेंट हो, यानी कहीं से काटोगे वो इक्वल आने वाले नहीं। मामला क्लियर है? आगे बढ़ते। अब बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री करने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी प्लेन से काटोगे रेडियली तो आपको इक्वल हाफ्स मिलेगा। जैसे स्टारफिश ले लो, अब कैसे भी काटोगे तो आपको इक्वल हाफ्स मिलेगा, तो वो एक प्रकार का रेडियल सिमेट्री हो गया। अब बात करते हैं बाइलेटरल। तो बाई मतलब दो। तो अगर किसी चीज को अगर आपने वर्टिकल सेक्शन से काटा, एक प्लेन से काटा, और अगर वो दो इक्वल लेफ्ट और राइट, आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे खुद अपना ले लो, अगर मेरे को मान लीजिए कोई यहां से काटता है, तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पे आके यहाँ पे एक एक पार्ट क्या है? आइडेंटिकल है कि नहीं? इसका मतलब हमारा जो सिमेट्री, यानी हम लोग कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं, हमारा सिमेट्री कैसा है? बाइलेटरल। तो सिमेट्री क्या होगा? काटकूट मचाना है। एसिमेट्रिक का मतलब सिमेट्री खत्म है, यानी कहीं से काटोगे बराबर आने वाला नहीं। ठीक बात है। रेडियल का मतलब कहीं से काटोगे आपको सिमेट्री मिल जाएगा। बायलैटरल का मतलब केवल एक प्लेन में मिलेगा, और वो ये वर्टिकल सेक्शन वाला, उसके अलावा किसी प्लेन में मिलने वाला नहीं। मामला क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जर्म लेयर जो आपके डिप्लोब्लास्टिक होंगे जब दो होगा, बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म, ठीक है ना, और बीच में मेसोग्लिया का सीट होगा जो कि अनडिफरेंशिएटेड और नॉन लिविंग, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हम लोग हैं, वो क्या होता है? एक्टोडर्म बाहर, एंडोडर्म अंदर, और बीच में है आपका मेसोडर्म। मामला क्लियर है? फिर मैंने सिमेट्री बोला, एसिमेट्री मतलब सिमेट्री खत्म है, कहीं से काटोगे आपको बराबर हाफ्स मिलने वाला नहीं है। रेडियल का मतलब रेडियली काटोगे तो आपको इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट मिलेगा। जबकि बायलैटरल का बात करें तो खुद अपना एग्जांपल ले लो, एक ही ऐसा प्लेन, अगर ऐसे काटेंगे तो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा ना, एक ही ऐसा प्लेन है जहां से क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ से मिलेगा, यानी हम लोग है बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल। आगे बढ़ते हैं। अब बात है सीलोम। सीलोम क्या होता है कि देखो, बॉडी के अंदर दो चीज होते हैं, एक हमारा बॉडी वाले जो आप दिखाई दे रहे हो, और एक मेरे बॉडी के अंदर का इंटेस्टाइन का वॉल है जिसको गट वाल बोलते हैं। तो बॉडी के वॉल और गट के वॉल में बीच में स्पेस होगा ना, तो उसी स्पेस को बोलते हैं बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। तो अगर इमेजिन करो बॉडी कैविटी नहीं रहेगा तो मामला चौपट हो गया। बॉडी कैविटी में ही ऑर्गन को एकोमोडेट करते हैं, जो भी आपका लीवर है, आपका किडनी विडनी जितना भी है, ये सब कहां पे है? ये आपका बॉडी कैविटी के अंदर सिचुएटेड है। तो बॉडी कैविटी क्या होता है? बॉडी वाल और गट वाल के बीच का जो स्पेस बचा उसी को बोलते हैं बॉडी कैविटी। मामला क्लियर है? अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन है तो मैं बोलूंगा कि वो बॉडी कैविटी ट्रू है, और उसको मैं बोलूंगा सीलोमेट है। क्या मैं बोलूंगा? सीलोमेट। अगर उसके अंदर मेसोडर्म है ही नहीं तो मैं बोलूंगा कि एसीलोमेट। अगर उसके अंदर मेसोडर्म अप्रोच कर रहा है, आने वाला है, तो मैं बोलूंगा वो स्यूडोसीलोम है। स्यूडोसीलोम कहने का मतलब सीलोम तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो ए सीलोम होगा जिसमें सीलोम खत्म है ही नहीं, मेसोडर्म से लाइन है ही नहीं। एक होगा स्यूडोसीलोम जिसको बोलते हैं फॉल्स सीलोम, जिसमें आपका अब मेसोडर्म धीरे धीरे आ रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा बॉडी कैविटी आपका मेसोडर्म से लाइन है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैविटी पूरा का पूरा चारों बगल से मेसोडर्म से लाइन हो तो उसको बोलते हैं कि वो ट्रू सीलोम है, यानी वो सीलोमेट एनिमल है। तो सीलोम का मतलब समझ में आ गया? बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन है या नहीं? अगर है तो सीलोमेट है, नहीं तो एसीलोमेट है, और थोड़ा थोड़ा तो स्यूडोसीलोम है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। मामला क्लियर है? तो क्या जर्म लेयर समझ में आया? सिमेट्री समझ में आया? सीलोम समझ में आया? आगे बढ़ते। अब यहां पे इस्तेमाल जब करूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो समय के साथ परिवर्तन करता है। जैसे सांप ले लो, तो जैसे आपके बाहर का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होगा वैसे ही आपका बॉडी उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग कर लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, वो आपके एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। आमना क्लियर? और इसी को और बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस। तो क्या बोलोगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो पाए,
क्या कांस्टेंट यानी फिक्स ना हो पाए और वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करे, यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वो अपने आप को सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए अपने आप के बॉडी टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा। तो कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। अब बात करते हैं वार्म ब्लडेड का, जो हम लोग हो गए। तो वार्म ब्लडेड उन एनिमल को बोला जाता है जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो सख्त है। कहने का मतलब अब ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं है, ठंडी है तो अपना बॉडी टेम्परेचर को घटा लो, गर्मी है तो बढ़ा लो, ऐसे ऐसा मामला नहीं है। आपका बॉडी टेम्परेचर फिक्स है। आप लोग बढ़ते हैं ना कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो आपका बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप हो गए वार्म ब्लडेड, यानी आप हो गए आपका होम्योथर्मस। क्या हो गए? होम्योथर्मस। मामला क्लियर? तो हम और हमारे साथी पक्षी, बर्ड्स भी कैसे होती है? वार्म ब्लडेड। बाकी पीसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड समझ में आ गया, जो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए, और वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर दे। और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने की चाहत है ना, उसी को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। यानी होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहेगा कुछ हद तक कि मैं अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके चल सकूं, यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाऊं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब बारी है ओविपेरस और विविपेरस का। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके एग को लाई करेंगे। तो जो एग को लाई करते हैं, जो एग पैदा करेंगे, उसको मैं बोलूंगा ओविपेरस। और जो यंग वन अपने जैसा, जैसे हम लोग हो गए, तो अगर यंग्स वन पैदा करे तो समझ जाना कि वो है विविपेरस। तो क्या क्या हम लोग पढ़े? जर्म लेयर पढ़ ली, हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ लिया, हम लोगों ने सिलोम पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, विविपेरस, ओविपेरस। तो क्या पूरा का पूरा बेसिक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है? मस्त समझ में आ गया? अब क्या आगे बढ़ा जाए? एक बार आप लोग परमिशन दीजिए, और क्या समझ में आ रहा है जरूर आप लोग बताइए। चलो तो आगे बढ़ते, अब हमारे स्टार्ट हो जाए आज का कहानी। तो सबसे पहले ये दो फाइलम आप लोग देखो, तो आराम आराम से पढ़ने। देखो थोड़ा सेशन बड़ा हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना है, बट आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये आपके लाइफ डिसाइडिंग चैप्टर हो सकता है, और बहुत सारे लोग इसे भागते हैं, बट आपको भागना नहीं। देखो कैसे याद करते। सबसे पहले जो फाइलम होता है, फाइलम हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइलम बहुत सारा होता है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, और ऑर्डर वाइज जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो सबसे जो प्रिमिटिव, जो सबसे पुराने थे, उनका नाम था पोडीफेरा। तो देखो पोडीफेरा का मतलब जिसके नाम में पोर लगा है, यानी ऐसे आपका ऐसा फाइलम जो पोर को बियर करे। किसको बियर करेगा जी? जो पोर बियर हो। तो ऐसे जिनके अंदर केवल छिद्री छिद्र हो, केवल होल है, पूरा बॉडी सरफेस के चारों बगल केवल क्या पोर्स है, तो उसको मैं बोलूंगा कि पोरीफेरा है, यानी पोर बियरिंग फाइलम। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं। मतलब देखो जनरली पहले ये सोचा जाता था प्लांट ही आपका क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, बट ये पहले ऐसे एनिमल बने, क्योंकि एवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये आपके नॉन मोटाइल थे, ये इधर उधर चलने वाले नहीं थे। नॉन मोटाइल कहने का मतलब क्या? ये सॉलिड सपोर्ट को पकड़ के बैठते थे, और सॉलिड सपोर्ट जैसे चट्टान हो गया, उसको पकड़ के बैठेंगे तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम से सॉलिड सपोर्ट में बैठ जाते थे, जिसकी वजह से इनकी मोटिलिटी चौपट खत्म हो जाता था, यानी इधर उधर नहीं मतलब चल सकते थे। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट, ये पोर को बियर करता है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर बहुत ज्यादा होल्स होंगे पूरे बॉडी के सरफेस के अकॉर्डिंग, और ये सॉलिड सपोर्ट से सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है, यानी ये नॉन मोटाइल एनिमल होता है। अटैच टू द सम सॉलिड सपोर्ट, जिसको मैंने बोल दिया सबस्ट्रेटम। क्या बोल दिया जी? सबस्ट्रेटम। एकदम बढ़िया से समझना, हड़बड़ाना नहीं। तो ये नॉन मोटाइल एनिमल होता है जो कि आपका किसी सॉलिड सपोर्ट जिसे सबस्ट्रेटम से जुड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पास एक स्पेशल प्रकार का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इसके पास कैनाल सिस्टम के थ्रू, होल के थ्रू क्या होता है, आपका पानी एंट्री करता है, और उसी पानी के अंदर में फूड और ऑक्सीजन भर दिया जाता है। कहने का मतलब कैनाल सिस्टम इसको किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा। मामला समझ में आ रहा है? यानी कैनाल सिस्टम का उपयोग से क्या करेगा? अपने जो पोर्स थे ना, उसी से एंट्री करेगा पानी का, और उसी पानी में फूड और ऑक्सीजन का मात्रा भर दिया जाता है। तो क्या बोला? कैनाल सिस्टम क्या करेगा? वाटर सर्कुलेशन करेगा पूरा बॉडी के अंदर, टू ब्रिंग किसके लिए? तो फूड और ऑक्सीजन को लाने के लिए। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखना, कैनाल सिस्टम किसके पास मौजूद होगा? पोडीफेरा के पास। पर्पस क्या? फूड को सर्कुलेट कराना, वाटर को सर्कुलेट करा के फूड और ऑक्सीजन हर एक सेल के पास पहुंचा देना। मामला क्लियर है? नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं और सॉलिड सपोर्ट यानी सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका बॉडी का बात करें तो इसका बॉडी हार्ड होता है, बाहर से हार्ड आउटर साइड लेयर, जिसको बोलते हैं, मतलब उसका जो कवरिंग होता है वो एक बहुत तगड़ा स्केलेटन से कवर्ड होता है। जनरली वो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, ओलिका का बना होता है।
तो याद रख लेना है कि इसका जो कवरिंग होता है वो एक स्केलेटन, हार्ड आपके स्केलेटन से मिलकर बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर में आने वाली जो ऑर्गेनिज्म है उनको कॉमनली के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, थैलोफाइटा के अंदर में आने वाले प्लांट को एल्गी बोला जाता था, उसी प्रकार पोरीफेरा जो आपका फाइलम है उसके अंदर में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है, भाई तू स्पॉन्ज खा। स्पॉन्जेज है, क्या है? स्पॉन्जेज। तो स्पॉन्जेज किसके लिए डिराइव है? याद रख लीजिएगा, पोरीफेरा के लिए। तो पोरीफेरा के अंदर में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उसको आप स्पॉन्जेज के नाम से जान सकते हो। आगे बढ़ जाओ। फाउंड इन मरीन हैबिटेट, जनरली ये पानी में पाया जाएगा क्योंकि इवोल्यूशन पानी से स्टार्ट होगा, तो जनरली ये पानी से आपका पानी में पाया जाएगा, यानी मरीन हैबिटेट में देखने को आपको मिलेगा। अगर एग्जांपल का बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है यूप्लेक्टिला। तो एग्जांपल रटना पड़ेगा, मैं याद कराता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल सबसे पहले कि यूप्लेक्टिला, फिर साइकोन और फिर स्पॉन्जिला, तीन याद रख लो, यूप्लेक्टिला, साइकोन और स्पॉन्जिला। स्पॉन्ज है ना, तो स्पॉन्जिला याद रखो, और इस स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, बस इतना याद नहीं रखना, बस याद रख लो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा के बारे में क्या देखा, सबसे पहले नाम देखो, पोरीफेरा जिसके अंदर पोर्स हो, जिसके अंदर होल्स हो पूरे बॉडी के चारों बगल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भाई ये नॉन मोटाइल एनिमल होता है। नॉन मोटाइल एनिमल कहने का मतलब ये सॉलिड सपोर्ट जिसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं उससे जुड़ा रहेगा। ये जनरली मेरीन होते हैं, यानी मेरीन एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, इनका हैबिटेट मेरीन होता है। अगर बात करें तो इनके पास एक आपका क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है, जो क्या करेगा, उनके बॉडी के चारों बगल पानी को सर्कुलेट करेगा ताकि हर एक सेल के पास क्या पहुंच जाए, हर एक सेल के पास आपका खाना पहुंच जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए। मामला समझ में आ रहा है? अगर इसके कवरिंग का बात किया जाए तो एक स्केलेटन का कवच होता है जो सिलिका और कैल्शियम का बना होता है। मामला समझ में आ रहा है? तो मामला को आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया और इनको कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस। तो पोरीफेरा इतना ही तो जानना था, मामला खत्म है। आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। अब किसका बात करते हैं? सिलेंट्रेटा। अब बढ़िया से समझने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और स्क्रीनशॉट आप लोग बाद में ले लेना। अगर सिलेंट्रेटा का बात किया जाए तो इसको नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोरीफेरा, अब बढ़ रहे सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। यहाँ पे सी साइलेंट है तो ठीक है ना, यहाँ पे नाइडेरिया में सी साइलेंट कर देना है। तो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर में जो एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में लीव करते हैं, यानी इनका जो हैबिटेट होता है वो जनरली वाटर में होता है। ठीक ठाक है। अगर बात किया जाए इनका बॉडी डिजाइन तो देखो, पोरीफेरा सबसे पहला था तो उसका जो बॉडी डिजाइन है बहुत कम डिफरेंशिएट था, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा थोड़ा बढ़िया बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएट होगा। तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, किसके तुलना में, एज कंपेयर टू पोरीफेरा। तो इसमें बॉडी का जो डिफरेंशिएशन है और बढ़िया से देखने को मिलता है, किसमें, सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया। आगे बढ़ो। इसके बॉडी के अंदर कैविटी मौजूद होगा, मैंने बोल दिया था बॉडी कैविटी वाला मामला। इसके पास दो लेयर ऑफ सेल्स होंगे, एक आउटर होगा और एक इनर लेयर होगा। आउटर लेयर जो होता है उसको हम जनरली बोलते हैं इपीडर्मिस। आपके बॉडी का जो आउटर लेयर होगा उसको मैं बोलूंगा इपीडर्मिस, और जो अंदर का होगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। तो वही बोला कि इसके पास दो लेयर ऑफ सेल्स होंगे, एक बाहर का इपीडर्मिस और एक अंदर का आपका जो इनर लाइनिंग करेगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। फिर अगर बात करें कुछ ऐसे आपके सिलेंट्रेटा होते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को फोकस कर लेना, ये पॉइंट को। कुछ ऐसे आपके सिलेंट्रेटा होते हैं जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो पहला पॉइंट, ऐसे सिलेंट्रेट का नाम बताओ जो कॉलोनी में रहते हैं। तो सी से कॉलोनी और सी से कोरल्स याद रख लीजिएगा। तो कोरल्स एक ऐसे सिलेंट्रेट्स है जो कॉलोनीज में रहते हैं, एक संगठन बना के रहते हैं। तो प्लीज याद रख लेना, कोरल्स किससे बिलोंग करते हैं, सिलेंट्रेटा से। कैसे इसका सर्वाइवल कंडीशन है, कॉलोनी बना के रहता है। मामला क्लियर। तो कुछ कॉलोनी बनाते तो उसी में कुछ ऐसा भी तो होगा जो एलोन रहेगा, बेचारा इकलौता रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हाइड्रा। हाइड्रा का नाम तो आपने सुना होगा। तो हाइड्रा जो होता है ना वो सोलिटरी लाइक लाइफ स्पेन होता है, यानी अकेला रहना पसंद करता है। तो याद रख लेना, सिलेंट्रेटा में दो केस है। कॉलोनी का बात किया जाएगा कोरल्स हो जाएगा, सी से कॉलोनी सी से कोरल्स। और हाइड्रा बेचारा जो है वो उसका टेम्परेचर हाई है, वो अकेला रहना पसंद करेगा। तो हाइड्रा सोलिटरी और कॉलोनी वाले कोरल्स। ये किसके अंदर का बात करें, सिलेंट्रेटा का। एग्जाम्पल क्या बात किया जाए इसके, तो उसमें हम लोगों ने तीन पढ़ा था, फिर से रिवीजन करते हैं। पहला यूप्लेसिटिला, साइकोन और स्पॉन्जिला, तीन याद रख लो, बस कहानी खत्म। ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं बट इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका हाइड्रा, हाइड्रा हो गया सिलेंट्रेटा का। फिर जेलीफिश, मैंने ट्रिक आप लोगों को बोला था ना, जेलीफिश, इसको ऑरेलिया के नाम से जानते हैं। तो जेलीफिश भी नॉर्मल फिश नहीं होते, ट्रू फिश नहीं होता, ये फॉल्स फिश होता है। और किसके अंदर में आता है, आपका सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया और सी एनिमोन। क्या हो गया, सी एनिमोन। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो किसके अंदर में आएंगे, सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया के अंदर में आएंगे।
मामला क्लियर है? एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। अगर सिलेंट थीटा का बात किया जाए तो जनरली लीव किसमें करेंगे? पानी उनी में रहेंगे। अगर बात किया जाए इनका बॉडी डिजाइन का तो पोरीफेरा के कंपेयर में थोड़ा बढ़िया डिफरेंशिएट है, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है? बॉडी कैविटी होता है, सही बात है, और इनके पास 2 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। मामला क्लियर है? फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इसके पास 2 चीज है, या तो अकेला रहना पसंद करेगा, हाइड्रा हो गया, सोलिटरी अपीयरेंस, और अगर कॉलोनी बना के रहता है तो कोरल्स हो गया। एग्जांपल का बात किया जाए तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया और सी एनिमल। क्या मामला समझ में आ रहा है? 2 आप लोगों ने फाइलम अच्छे से पढ़ लिया। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर देता हूं और आप लोग ले सकते। देखो पूरा विजिबल है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपका जो जनरल कंपटीशन होता है पीसीएस लेवल तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आगे बढ़ जाओ, तो आराम आराम से पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं। अब चलो, अब बात करते हैं कि आपके तीसरे फाइलम में जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थिस। तो जो प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है फ्लैट वर्म। कौन सा वर्म? फ्लैट वर्म। तो बात है कि आखिर में प्लेटीहेलमिन्थिस को फ्लैट वर्म क्यों बोला जाता है? समझो, इसको फ्लैट वर्म इसलिए बोला जाता है, जब मैं इसका बॉडी का बात करता हूं तो इसका बॉडी जो होता है ना वो डोर्सो वेंट्रली, वेंट्रल आपका ये सरफेस होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, और डोर्सल मतलब पीछे वाला, तो इसका बॉडी जो होता है ना वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी आपका क्या होता है? पिचका हुआ होता है। तो ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा फ्लैट वर्म। क्यों? क्यों इनका बॉडी फ्लैट है, इसीलिए नाम पड़ेगा फ्लैट वर्म। तो प्लेटीहेलमिन्थिस को फ्लैट वर्म के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। मामला क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर अगर बात करें इसके बॉडी डिजाइन का, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो ये है कि इसका बॉडी जो होता है ना बाइलेटरल सिमेट्री होता है। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगा। तो बाइलेटरल सिमेट्री मैंने बोला था, यानी अगर आप एक एक्सिस को काटते हो तो इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ आपको मिल जाएगा। यानी प्लेटीहेलमिन्थिस का जो बॉडी का सिमेट्री है वो कैसा है? बाइलेटरल है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं इसका जर्म लेयर। तो इसके पास 3 प्रकार के जर्म लेयर पाए जाएंगे, यानी एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, यानी मैं इसको बोलूंगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक बात है भाई। बोले सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, यानी कुछ इसके अंदर में आपका टिश्यू को फॉर्मेट करना, टिश्यू को बनाने की कुछ आपके इसके पास टेंडेंसी भी होती है, और थोड़ा मात्रा में ऑर्गेन भी बनता है। थोड़ा में, ज्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा मात्रा में ऑर्गेन बनता है। तो अभी भी इसका जो लेवल है वो टिश्यू लेवल ही है, याद रख लेना। आगे बढ़ो। अगर बात करें इनकी इंटरनल बॉडी कैविटी का, तो इनके इंटरनल बॉडी कैविटी ट्रू होता है और इनके अंदर सिलोम मौजूद नहीं होता है। तो अभी मैंने बोला जिसके पास सिलोम नहीं होगा उसको मैं बोलूंगा एसिलोमेट एनिमल। क्यों? क्योंकि उनके पास मेसोडर्म होता ही नहीं, मेसोडर्म से इनका बॉडी कैविटी लाइन नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं, और ये मैंने बता ही दिया कि फ्लैटेंड इनका डोर्सो वेंट्रली बॉडी होता है, इसी की वजह से इसको बोला जाता है फ्लैट वर्म। ये 2 प्रकार के लाइफ को शो करते हैं, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग का बात किया जाए तो प्लेनेरिया, फ्री लिविंग में क्या हो गया? प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया से रिलेटेड पॉइंट याद रख लीजिएगा कि प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, यानी कहीं से काट-कूट करोगे इसको फिर से जनरेट कर देगा। तो अगर बोलेगा पूरा एनिमल में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास है, तो प्लेनेरिया, और वो प्लेनेरिया किसमें बिलोंग करता है? प्लेटीहेलमिन्थिस में। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे आपका लीवर फ्लू। तो लीवर फ्लू का आपका कैसा होता है? पैरासिटिक होता है। मामला क्लियर है? प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। पहले आपने क्या पढ़ा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, फिर आपने पढ़ा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, फिर आपने पढ़ा कि इसके पास इंटरनल बॉडी कैविटी होता है बट सिलोम मौजूद नहीं होता है, फिर आपने पढ़ा कि इसको हम लोग क्या फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बॉडी डोर्सो वेंट्रली क्या होता है? फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा फ्लैट वर्म। इसका जो लाइफ साइकिल वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो पैरासिटिक होगा या तो फ्री लिविंग होगा। अगर पैरासिटिक होगा तो चलते हैं किसके पास? बताओ। पैरासिटिक होगा तो किसके पास चलेंगे? पैरासिटिक होगा तो लीवर फ्लू के पास चलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपका फ्री लिविंग होगा तो प्लेनेरिया के पास चलेंगे। प्लेनेरिया क्या है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी वाला ऑर्गेनिज्म है। आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी के बगल में बेचारा है नीमाटोडा। क्या नाम है जी? नीमाटोडा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। अगर नीमाटोडा का बात किया जाए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इसकी बॉडी का बात किया जाए तो नॉर्मली इसका सेम होता है। देखो ये बाइलेटरल था, वो भी बाइलेटरल, ये ट्रिप्लो था, ये भी ट्रिप्लो। मामला क्या है? इसके पास सिलोम थे ही नहीं, यानी ये एसिलोमेट था बट ये स्यूडोसिलोम होगा। सबसे कीवर्ड, इसके पास सिलोम के जो बॉडी कैविटी होता है वो पूरा का पूरा मेसोडर्म से लाइन नहीं होगा, पार्शियल होगा।
ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम, मैंने बोला था ना। तो पूरे फाइलम में एक ही ऐसा है जिसको स्यूडोसिलोम के नाम से जानते हैं, और वो है नीमाटोडा, जिसको एस हेलमिंथिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस हेलमिंथिस। तो अगर एग्जाम में बोला जाएगा स्यूडोसिलोमेट एनिमल किसको बोला जाता है, तो ठोक देना एस हेलमिंथिस। स्यूडोसिलोमेट का मतलब फाल्सिलोम, फाल्सिलोम का मतलब जिसका बॉडी कैविटी पूरा का पूरा मीजोडर्म से लाइन ना हो, पार्शियल हो। अगर हो ही नहीं तो एसिलोमेट, पार्शियल हो तो स्यूडो, और पूरा हो गया तो सिलोमेट, मामला खत्म। अगर इसके बॉडी का बात करें तो ये सिलेंड्रिकल होता है। तो अगर प्लेटी हेलमिंथिस से कंपेयर कराने को बोलेगा तो प्लेटी हेलमिंथिस का जो बॉडी था वो फ्लैट था डॉर्सोवेंट्रली, बट इसका बॉडी कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो एस हेलमिंथिस या निमाटोडा जो होता है उसका जो आपका बॉडी होता है वो कैसा शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर बात करें जिसके पास टिश्यू का, तो बिल्कुल टिश्यू इसके पास मौजूद है, बट इसके पास रियल ऑर्गन अभी नहीं आए। तो अभी भी ऑर्गन से बेचारा जूझ रहा है, ऑर्गन जैसा है बट रियल ऑर्गन अभी नहीं। एग्जाम्पल का बात किया जाए, आप सभी जानते हैं अस्कारिस हो गया, वुचरेरिया जो आपका एलिफेंटियासिस बीमारी को कॉज करता है। तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं, राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म, ये सारे के सारे जितने वर्म्स होते हैं वो आपके नेमाटोडा यानी एस हेलमिंथिस से बिलोंग करते हैं। तो सबसे इसका कीवर्ड क्या है? बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, स्यूडोसिलोम होता है, मामला खत्म। आगे बढ़ जाओ। और बॉडी सिलेंड्रिकल होता है। अब बाड़ी है एनिलिडा की। बाड़ी किसके? एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। मजा आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दो, बहुत बढ़िया चीज है। बोरिंग अभी लग सकता है किसी किसी को, बट ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो प्लीज आप लोग फोकस करके पढ़ो। अब बात करते हैं एनिलिडा। तो जो एनिलिडा वर्ड है ना, एक आपका एन्युलाई से आया है, और एन्युलाई का मतलब होता है लिटिल लिटिल रिंग, छोटा छोटा रिंग। तो एनिलिडा का बात किया जाए तो इसके बॉडी जो होता है बायलैटरल सिमेट्री होगा, यानी दो इक्वल हाफ से एक प्लेन से कट जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी तीन जर्मिनल लेयर होंगे, ठीक बात है, एक्टो, एंडो और मीजो। ट्रू बॉडी कैविटी होगा। आप देखो तो ट्रू बॉडी कैविटी कहां से स्टार्ट हो गया? आपका एनिलिडा से, ठीक है ना। एस हेलमिंथिस में आपका ट्रू बॉडी कैविटी नहीं था, वहां पे निमाटोडा में कैसा था? आपका स्यूडोसिलोमेट था। बट यहाँ पे क्या लिख दिया? ट्रू बॉडी कैविटी, यानी अब इसको मैं बोलूंगा ये सिलोमेट एनिमल्स है। कैसे है जी? सिलोमेट। आगे बढ़ जाओ। अगर इसका बात किया जाए ऑर्गन का, तो बोला एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे अच्छे से आपको ऑर्गन दिखाई देने लगेगा। यानी इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जाए तो ऑर्गन लेवल, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। मामला क्लियर है? यानी टिश्यू से ऑर्गन बनने लगा, बन गया, एक्सटेंसिव हो गया ना। अगर हैबिटेट का बात किया जाए, कहां पे रहना पसंद करेगा, तो इसको फ्रेश वाटर में लेके जाओ, मजा लेगा। मैरीन में भी इंजॉय करेगा, लैंड पे भी रहेगा। मैरीन में, फ्रेश में, लैंड में, कहीं पे लेके जाओ, एनिलिडा मस्त है, एंजॉय करते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो नेरिस हो जाएगा, अर्थवर्म हो जाएगा और लीच हो जाएगा। तो आपने तो नाम सुना होगा तीनों का, अर्थवर्म बोलो, नेरिस बोलो या लीच बोलो, तीनों के तीनों किसके अंदर में आ गए? एनिलिडा। तो कीवर्ड क्या? एनिलिडा के बारे में। ये आपका बायलैटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रू बॉडी कैविटी यानी इसको सिलोमेट एनिमल बोलूंगा, और साथ ही साथ इसका हैबिटेट का बात किया जाए तो मैरीन में, फ्रेश वाटर में, लैंड, हर जगह रह सकता है। एग्जांपल कम से कम नेरिस के बारे में पता होना चाहिए, लीच के बारे में पता होना चाहिए, और अर्थवर्म आपको जानना चाहिए। तो जो अर्थवर्म आप देखते हो ना, केचुआ, जो फ्रेंड ऑफ फार्मर जिसको बोला जाता है, वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? वो एनिलिडा से आता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है ऑर्थ्रोपोडा की। किसकी बात आती है? ऑर्थ्रोपोडा। तो सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना और बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। अगर बात किया जाए ऑर्थ्रोपोडा का, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑर्थ्रोपोडा है पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज है, इंसेक्ट इसी के अंदर आते हैं, मच्छर मक्खी जो भी होता है। तो ऑर्थ्रोपोडा का सबसे पहला पॉइंट है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो अगर एग्जाम में बोला जाए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा। अब चलते इसके नाम के पीछे। तो देखो, ऑर्थ्रोपोडा को दो भाग में डिवाइड करो। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, और तो बोलते हैं ना अर्थराइटिस हो गया है, यानी ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, और पोडा का मतलब होता है फॉल्स फिट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ज्वाइंटेड फिट हो या ज्वाइंटेड एपेंडेजेस हो, उसको बोला जाएगा ऑर्थ्रोपोड। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये इसका जो बॉडी होगा बायलैटरल सिमेट्री होगा, सही बात है भाई। फिर बोला कि ओपन, हाँ, अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंट्री करने वाला है। इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ओपन था। तो अगर एग्जाम में बोला जाएगा कि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोलना कि जिसके पास ब्लड को कैरी करने वाला ब्लड वेसल्स ना मौजूद हो। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होता है, यानी जितने भी ऑर्गन है वो ब्लड से क्या करेंगे? बाधित होंगे, यानी नहाते रहेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा उनके सर के पूरा एक एक बॉडी के पार्ट पे ब्लड रंगारंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ऑर्थ्रोपोडा का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, कहने का मतलब इसके पास ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होता है। अगर बात कीजिए सिमेट्री का, तो ये बायलैटरल में होगा। इसके पास सेगमेंटेशन होगा, यानी इसके बॉडी को देखोगे तो अलग अलग सेगमेंट आपको दिखने को मिलेगा, जिसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन के भी नाम से जानते हैं।
अगर बात किया जाए इसका सिलोमिक कैविटी का, तो सिलोम मतलब समझ में आ गया ना, बॉडी के अंदर का स्पेस, आपकी बॉडी वॉल और गट वाल के बीच का जो स्पेस उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, और उसी के अंदर पूरा का पूरा क्या भरा होगा, ब्लड भरा होगा। तो याद रख लेना इसका जो सिलोमिक कैविटी होता है वो ब्लड से भरा होता है, यानी ब्लड फिल्ड होता है। मामला क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको ज्वाइंटेड लेग होता है, मैंने बोल दिया। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब ज्वाइंटेड अपेंडिक्स। एग्जांपल का बात किया जाए तो बटरफ्लाई, प्रॉन, स्क्रैब, जितने क्रैब जानते हैं, स्पाइडर जानते हैं, स्कॉर्पियन जानते हैं, ये सारा का सारा किसमें आएगा, ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। पहला पॉइंट इसका क्या याद करोगे, लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो अपेंडेज है वो ज्वाइंटेड हो, तो उसको मैं बोलूंगा, उसको मैं डालूंगा ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा का बात किया जाए तो इसके अंदर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम करने का मतलब इसका जो ब्लड होगा वो चारों बगल फैला होगा, इसको ब्लड को कैरी करने वाला जो ब्लड वेसल्स होगा ये मौजूद नहीं होगा। ठीक बात है। इसके जो आपके सिलोम कैविटी होंगे वो पूरा का पूरा उनमें ब्लड फिल्ड होगा, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल बटरफ्लाई सब आप लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पोरीफेरा पढ़ लिया, सिलेंट्रेटा पढ़ लिया जिसको नाइडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा पढ़ लिया, प्लेटी हेलमिंथिस पढ़ लिया, आस्केलेमिंथिस जिसको नेमाटोडा बोलते हैं, ऑर्थ्रोपोडा और एनिलिडा पढ़ लिया। अब बाड़ी है आगे मोलुस्का की। किसकी बाड़ी है जी, मोलुस्का की। तो बढ़िया समझ में आ रहा है। एक बार सेशन को लाइक कर देना अगर इच्छा हो तो, अगर इच्छा नहीं हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बस दुखद बात यह है कि डिसलाइक करोगे तो खुद देखोगे, क्योंकि यूट्यूब हटा दिया डिसलाइक, ठीक है ना, तो मजबूरी आपको लाइक करना ही पड़ेगा, रोके या गा। अब चलो, अब बात किया जाए मोलुस्का का। तो मोलुस्का का बात किया जाए तो देखो, ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम था, बट मोलुस्का जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो अगर एग्जाम में पूछता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है, तो आंसर क्या ठोक के आना है, मोलुस्का। तो पहला पॉइंट ये सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरा पॉइंट है इसका सिमेट्री बायलेटरल है, यानी अगर किसी भी प्लेन से एक प्लेन से काटोगे, किसी भी प्लेन से नहीं एक प्लेन से काटोगे तो आपको आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट देखने को मिलेगा भाई, सही बात है। अगर इसके सिलोमिक कैविटी का बात किया जाए तो ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। देखो अचानक रिड्यूस हो गया, यानी ऑर्थ्रोपोडा में ठीक ठाक था, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, यानी थोड़ा सा ऑर्गन अच्छे से एकोमोडेट नहीं हो पा रहे। ठीक बात है भाई। अगर बोला जाए इसके सेगमेंटेशन का, तो थोड़ा बहुत इसमें सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का बात किया जाए तो ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसमें किडनी जैसा ऑर्गन आने लगा। अब वही तो बात है, धीरे धीरे ऑर्गन आपका किडनी, लीवर ये सब आएगा। तो अगर बात किया जाए आपका किसका बात करें, मोलुस्का का, तो इसमें किडनी लाइक ऑर्गन आएगा। किस पर्पस के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। मामला समझ में आ रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, ओपन है, और किडनी लाइक ऑर्गन आएंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट को अपनी बॉडी से निकाल देना। अगर इसका बात किया जाए तो इसके पास बहुत सारा फूड, इसके पास फूड मौजूद होगा, और फूड का मतलब क्या है, पर्पस है लोकोमोशन, यानी फॉर मूविंग अराउंड, इधर उधर भटकने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा ये फूड। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो स्नेल्स, चिटोन, ऑक्टोपस, पिल्ला और यूनियो, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल, ऑक्टोपस का। याद रख लेना ये जो ऑक्टोपस है ना, इसको बोला जाता है डेविल फिश। तो डेविल फिश को खाने मत चले जाना, वो नाम में उसका फिश है बट रियल फिश नहीं, वो क्या है, वो मोलुस्का है। तो ऑक्टोपस हो गया, ठीक है ना, जिसको डेविल फिश के नाम से जानते हैं, यूनिया हो गया, कीटोन हो गया, स्नेल्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर में आते हैं, मोलुस्का के अंदर में। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मिडा, इसका जस्ट खत्म होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया कंटेंट शायद ही आप लोगों को मिले, समझ में आ रहा है। तो इस चीज का इज्जत करिएगा, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, और बढ़िया से आप लोग नोट्स करके पढ़ो। सेशन को शेयर करो या मत करो वो अलग बात है, पर अच्छे से आप लोग पढ़ो, ताकि जितने भी हमारे साथी पढ़ेंगे कम से कम वो तो अच्छे से पढ़ ले। ठीक बात है ना। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा का। तो इकाइनोडर्मेटा जो वर्ड है ना, वो दो चीज से मिलकर बना है, एक है इकाइनोस और एक है डर्मेटा। तो आप लोगों ने डर्माकूल पाउडर तो लगाया होगा, तो डर्माकूल को कहां पे रखते हो, बाल पे तो नहीं लगाते हो, स्किन पे लगाते हो। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो इसी में मैं बोलता हूं कि वर्ड को कोरिलेट आप लोग करो। तो अगर बोला जाए कि स्किन की स्टडी को क्या बोला जाएगा, तो डर्मेटोलॉजी, क्योंकि डर्मा का मतलब स्किन और लॉजी का मतलब स्टडी, तो डर्मेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ स्किन। पढ़ी थे हम लोग ये सब। तो अगर मैं बोलूं इकाइनोडर्मेटा, तो दो वर्ड से डिराइव है, दो ग्रीक वर्ड से। इकाइनोस का मतलब स्पाइनी, स्पाइनी का मतलब जिसका बॉडी सरफेस नुकीला हो, जिसको हेग हॉग भी बोलते हैं। और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्किन स्पाइनी होगा, उसको मैं डालूंगा इकाइनोडर्मेटा में। किसमें डालूंगा, इकाइनोडर्मेटा। अगर इनका बात किया जाए तो ये एक्सक्लूसिवली यानी रहना सबसे ज्यादा कहां पे पसंद करेंगे, ये फ्री लिविंग है और मैरीन एनिमल है, यानी मैरीन जगह पे रहना पसंद करेंगे। इनको लैंड पे आप कम ही देख पाओगे, कम क्या ना ही देख पाओगे। फ्री लिविंग होते हैं, इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इसका जर्म लेयर, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और इसके अंदर में जो कैविटी होता है वो सिलोम बढ़िया होती है, तो सिलोमो कैविटी इसके पास मौजूद होगा। इसके पास एक सबसे बढ़िया फीचर होता है, वो ये है, इसके पास एक पेक्यूलियर वाटर ड्राइवन
ट्यूब सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अगर एग्जाम में बोलेगा कैनाल सिस्टम तो ठोक देना पोडीफेरा। अगर बोलेगा कि वो कौन ऐसा फाइलम है जिसके पास एक डिस्टिंक्टिव वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है तो आप बोलना इकाइनोडर्मिटा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है लोकोमोशन करना, इधर उधर दौड़ना, आपका किसी भी चीज को कैप्चर करना, प्रे को कैप्चर करना और क्या करना, और आपके रेस्पिरेशन में मदद करना, यानी लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड और आपका प्रे एंड आपका लोकोमोशन में मदद करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा। तो मेन पर्पस से आप याद रख लेना, लोकोमोशन याद रख लो, यानी जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्मेटा के पास मौजूद होता है, जिसका पर्पस क्या है? मूविंग अराउंड, यानी आसपास में भटकना। मामला समझ में आगे बढ़ो। अगर इसके स्केलेटन का बात किया जाए तो इसका स्केलेटन जो होगा एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से मिलकर बनता है, जिसका जो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको मार्बल भी बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो याद रख लेना, जो इकाइनोडर्मेटा होगा उसका स्किन नुकीला है और किससे मिलकर हार्ड स्केलेटन बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एंटी डॉन, तो डॉन फीदर स्टार बोलते हैं, डॉन को क्या बोलते हैं? फीदर स्टार। तो एंटी डॉन जो है वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आएगा, जिसको फीदर स्टार के नाम से जानते हैं। इसको सी लिली भी बोलते हैं, आई थिंक सी लिली भी बोलते हैं, मेरे को अभी यहाँ पे लिखा नहीं बट सी लिली बोलते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते होलोथ्यूरिया, होलोथ्यूरिडिया होते हैं जिसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। तो अगर एग्जाम में सी कुकुम्बर किसको बोलना चाहते हैं? होलोथ्यूरिडिया को। किसको? होलोथ्यूरिडिया को। ठीक बात है, आगे बढ़ो। सी अर्चिन किसको बोला जाता है? इकाइनस को। तो इकाइनोडर्मेटा से इकाइनस, और इकाइनस को क्या बोला जाता है? सी अर्किन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह एस्टेरियसिस, तो एस्टेरियसिस को बोला जाता है सी स्टार। तो एस्टेरियसिस, सी अर्चिन, या आप लोग इकाइनस, होलोथ्यूरिडिया, और आप लोग क्या याद करेंगे? एंटीडॉन। तो एंटीडॉन, होलोथ्यूरिडिया, फिर आप लोग क्या याद रख लोगे? इकाइनस और एस्टेरियसिस। आप लोग एक दो बार देखोगे आसानी से याद हो जाएगा, और चार के अलावा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब बहुत खत्म होने वाला है। अब बचा आपका लास्ट प्रोटोकॉर्डिटा। कौन सा बच्चा? प्रोटोकॉर्डिटा। तो चलो प्रोटोकॉर्डिटा के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके बॉडी के बारे में बात करूं तो इसका बॉडी जो होता है वो बायलेटरल होता है। अच्छा, बायलेटरल यानी दो इक्वल हाफ से एक ही प्लेन में कटेगा, जैसे हम लोग होते हैं। बायलेटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी इसके पास 3 जर्म लेयर होगा, बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म, और बीच में कौन होगा? मेसोडर्म होगा। मामला क्लियर? तो बायलेटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, और इसके पास सिलोम भी होगा, यानी अच्छे से ऑर्गन को बैठा सकता है। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, यानी प्रोटोकॉर्डिटा किसमें रहना पसंद करेगा? मैरीन हैबिटेट में रहना पसंद करेगा। और इसके पास इसका जो लाइफ स्टेज होता है तो कहीं कहीं पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देने को मिलता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड होता क्या, थोड़ा इसको बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या होगा? सम स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ, यानी इसके लाइफ साइकिल में कभी कभी भूल भटक के ये देखने को मिलेगा। किसके लाइफ साइकिल में? प्रोटोकॉर्डेट का। तो नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। तो पहला वर्ड नोटोकॉर्ड जो होता है ना, वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। तो पहला वर्ड याद रख लेना, किससे डिराइव होता है जी? मेसोडर्म से। ना तो एक्टो और ना ही इंडो, ये मेसोडर्म से डिराइव होता है। और एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका बेसिक पर्पस क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो पहला पॉइंट, ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होने वाला एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन पर्पस क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक बात है? ये पूरे के पूरा बॉडी में रन करेगा, दौड़ेगा अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, पीछे की तरफ से दौड़ेगा। जिस तरह अब वही तो जाके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है। तो ये पीछे पूरा दौड़ेगा और किसको सेपरेट करेगा? तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेट करेगा नर्वस टिश्यू को गट से। तो नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट करने का काम करता है नोटोकॉर्ड, जो बैक में पूरा का पूरा दौड़ते जाएगा। ठीक बात है भाई? अगर इसका और पॉइंट करें तो ये क्या प्रोवाइड कराता है? तो इट प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। ये आपका मसल्स को स्पेस ही देता है कि भाई यहाँ पे आके चिपक जा, और इसकी वजह से जब ये क्या करेगा? मसल्स को स्पेस देगा ताकि वो जाके उसके साथ अटैच कर जाए, और जैसे मसल इसके साथ अटैच करेगा उस स्पेस में जाके बैठ जाएगा मसल, उसकी वजह से वो क्या करेगा? लोकोमोट करेगा, वो मूव कर पाएगा। तो पॉइंट याद रख लेना, नोटोकॉर्ड कहां से डिराइव्ड होता है? मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका बेसिक पर्पस है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये क्या करेगा कि आपके नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट करने का काम करता है, और बैक में दौड़ेगा, पीछे की तरफ ये होता है। ठीक है ना? अगर बात किया जाए, यानी डोर्सली लोकेटेड होगा। अगर बात किया जाए ये प्रोवाइड क्या कराता है, तो ये मसल्स को जगह देगा भाई कि भाई आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, अटैच हो जाओ, और तुम्हारी वजह से यहाँ पे जैसे तुम बैठोगे मैं दौड़ना स्टार्ट कर दूंगा, यानी मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो ये रहा प्रोटोकॉर्डेटा का बात। तो इसी के साथ हमारा लगभग
नॉन कोडेड्स पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, और बढ़िया से सेशन को लाइक शेयर कर देना है, और अच्छे से सबको मैं देखूंगा कि कमेंट में कौन कितना अच्छे से पढ़ रहा है। सबको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन में आप लोगों ने क्या नया नया चीज सीखा, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि चीज समझ में नहीं आ रहा है, फिर से इस वीडियो को देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक देखते रहो। 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो मैंने पूरा का पूरा चीज बता दिया जो आपको बताना चाहिए था। एडवांस मैंने नहीं बताया जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए और सेशन में बने रहिए हमेशा। और ये मत सोचो कि लाइव क्लासेस है या नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे सच में आपके स्टूडेंट होंगे, जो सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, वो डेडिकेटेड जो होंगे, वो लाइव से उनको लेना देना नहीं होगा, उनको पढ़ना है तो पढ़ना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। और अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पे अपना डाउट्स को जरूर भेज सकते हैं। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि 8 बज गया है। और जय हिंद साथियों।